हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज के इस वीडियो में क्लास 12 सीबीएसई सैम्पल पेपर 2025-26 के मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का ए क्या है। द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द रिजर्व रेशियो आर एक्ट एज ए लिमिट टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट बैंक्स कैन क्रिएट, राइट। जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद द वैलिड एक्सप्लेनेशन। मतलब कोई भी बैंक, किसी भी बैंक की क्रेडिट को जो क्रिएट करने की जो कैपेसिटी है बेटा, उस पे आरआर जो है वो एक लिमिट के रूप में वर्क करता है। ठीक है, आरआर का मतलब क्या हो गया? मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ एन कॉमर्शियल बैंक विच इज रिक्वायर्ड टू बी कैप्ड इटसेल्फ लीगली। मतलब किसी भी कॉमर्शियल बैंकों के टोटल डिपॉजिट का एक मिनिमम परसेंटेज जो कि उसे कानूनन अपने पास कैश मेंटेन करना है, इस अमाउंट को छोड़ के ही बैंक रेस्ट अमाउंट को लोन के लिए यूज कर सकती है, राइट। और ये कौन डिसाइड करती है? ये परसेंटेज आरबीआई डिसाइड करती है। ठीक है, मतलब एस एल आर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इज द पार्ट ऑफ एल आर आर। और हम जानते हैं कि एल आर 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 इनवर्सली रिलेटेड टू क्रेडिट मल्टीपल। एल आर आर जितना ज़्यादा होगा, क्रेडिट मल्टीपल उतना ही कम होगा। और एल आर आर का रेशियो जितना कम होगा, बैंक की क्रेडिट को क्रिएट करने की कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्रेडिट मल्टीपल क्या होता है? 1/LRR। तो बेटा इनवर्स रिलेशन तो यहीं पे दिख गया, 1/LRR। LRR ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि क्रेडिट मल्टीपल कम हो जाएगा, और LRR कम होने का मतलब क्रेडिट मल्टीपल राइज हो जाएगा, राइट। तो देखिए इसके आंसर में क्या क्या है। रिजर्व रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स। मतलब किसी भी डेट एवरी कॉमर्शियल बैंक मस्ट कीप एज रिजर्व एंड रेस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स कैन बी यूज्ड टू गिव लोन, राइट। मतलब किसी भी कॉमर्शियल बैंक, जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं बेटा, उनकी डिपॉजिट का एक परसेंटेज रेशियो जो उसे रिजर्व के रूप में मेंटेन करना होता है, और इस अमाउंट को छोड़ के जो रेस्ट अमाउंट है वो आगे लोन के लिए यूज करती है, राइट। तो रिजर्व रेशियो इज फिक्स्ड। जो रिजर्व रेशियो ये कौन फिक्स करती है? सेंट्रल बैंक, टू अवॉइड द ओवर लैंडिंग बाई कॉमर्शियल बैंक। दिस इज लीगली बाइंडिंग टू ऑल कॉमर्शियल बैंक्स। बेटा एक तरह से कॉमर्शियल बैंकों के लिए कानूनन बाइंडिंग है ये। Hence the statutory requirement of the reserve ratio act। बेटा रिजर्व रेशियो का जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है ये किस तरह से वर्क करता है? लिमिट टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट बैंक्स कैन क्रिएट। मतलब कोई भी बैंक क्रेडिट को क्रिएट करती है उसके लिमिट के रूप में वर्क करता है, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12 का बी क्या है, ये और में है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीन्स आरबीआई क्या प्रोवाइड करती है बेटा? सेवरल बैंकिंग सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के बैंक के रूप में वर्क करता है, कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बैंकर के रूप में वर्क करता है, एजेंट के रूप में वर्क करता है, एडवाइजर के रूप में वर्क करता है, और कभी अगर फाइनेंशियली क्राइसिस हो तो आरबीआई उनको फंडिंग भी करता है। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं? गिव वैलिड एक्सप्लेनेशन इन द सपोर्ट ऑफ योर आंसर, राइट। तो अपने आंसर के सपोर्ट में आपको वैलिड एक्सप्लेनेशन भी करना है। तो इसमें क्या बताया गया? यस, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई क्या सर्व क्या वर्क करता है बेटा? कौन सी सर्विस देता है? एज दी गवर्नमेंट्स बैंकर, गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में बेटा। मतलब गवर्नमेंट के अकाउंट को मैनेज करता है, उनके लिए फंड भी मैनेज करता है, ट्रांसफर भी करता है। मैनेजिंग इट्स अकाउंट, उनके अकाउंट को मैनेज करता है। रिसीविंग डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट की ओर से डिपॉजिटों को रिसीव भी करता है, और पेमेंट भी प्रोसेस करता है। ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक्सचेंजेस, फॉरेन एक्सचेंज, रेमिटेंसेस या वेरियस बैंकिंग ऑपरेशंस को भी फैसिलिटेट करता है बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। और इसके अलावा इन एडिशन टू दिस, ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल क्राइसिस, कभी अगर फाइनेंशियली क्राइसिस हो तो आरबीआई क्या प्रोवाइड करती है बेटा? क्रेडिट टू द गवर्नमेंट टू एंश्योर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग, ताकि गवर्नमेंट जो है अपने फंक्शन को स्मूथली वर्क कर सके, एंड टू सपोर्ट द स्टेट इन मैनेजिंग इट्स ऑब्लिगेशंस इफेक्टिवली, राइट।
तो एक तरह से गवर्नमेंट जो है आरबीआई के आरबीआई जो है गवर्नमेंट के लिए बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, एजेंट के रूप में भी वर्क कर रहा है, एडवाइजर के रूप में भी वर्क करता है, और कभी फाइनेंशियली क्राइसिस हो तो उनके लिए फंड भी मैनेज करता है, उन्हें लोन वगैरह भी देती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 का ए पार्ट, मिस सारिका इज ए रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। मिस सारिका क्या है, एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। एवरी मंथ सी अर्न रेंटल इनकम फ्रॉम ए प्रॉपर्टी सी ओन। मतलब हर महीने बेटा क्या है, उसे अपनी प्रॉपर्टी से जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है उससे रेंटल इनकम आती है। सी हैज़ ऑल्सो इन्वेस्टेड ए फिक्स डिपॉजिट। मतलब मिस सारिका ने क्या है, फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्ट किया हुआ है और उसे इंटरेस्ट की फॉर्म में भी अमाउंट मिल रहा है, विच प्रोवाइड हर विद इंटरेस्ट इनकम, राइट। ओकेजनली कभी कभी सी रिसीव्स कैश ट्रांसफर्स, बेटा उसे कैश ट्रांसफर ही मिलता है, कहाँ से, फ्रॉम हर फैमिली मेंबर्स अब्रॉड। मतलब उसके कोई फैमिली मेंबर जो विदेशों में वर्क कर रहे हैं तो वो वहां से उन्हें पैसे भी भेजते हैं। क्लासीफाई मिस सारिकाज इनकम एज ए फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। बेटा इसमें हमें ये क्लासीफाई करना है, ये जो तीन तरह की इनकम बताई गई है मिस सारिका के लिए, कौन कौन सी इनकम बताई गई है। एक तो रेंटल इनकम बताई गई है, और एक इंटरेस्ट की फॉर्म में, और एक क्या है कि ओकेजनली उसके फैमिली मेंबर जो उसे रेमिटेंसेस पैसे भेजते हैं। तो इन तीन तरह की इनकम में से कौन सी इनकम फैक्टर इनकम है और कौन सी इनकम ट्रांसफर इनकम है, राइट। गिविंग वैलिड रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो देखो फैक्टर इनकम क्या है, वो इनकम जो फैक्टर सर्विसेज के बदले में मिले, रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। और ट्रांसफर इनकम क्या है, सच एज इनकम विच आर रिसीव्ड बाय द पर्सन विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। मतलब विदाउट रेंडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। अब जैसे कि सारिका है, सारिका को रेंटल इनकम मिल रही है, तो वो अपनी बिल्डिंग प्रोवाइड कर रही है तभी तो रेंटल इनकम मिल रही है, तो फैक्टर दे रही है तो इनकम, तो रेंटल इनकम क्या हो गई, फैक्टर इनकम, ये क्या हो गई, फैक्टर इनकम। ठीक उसी तरह से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट भी एक तरह से कैपिटल के बदले मिल रहा है, कैपिटल एक तरह का फैक्टर हो गया, तो ये दोनों क्या है, फैक्टर इनकम हो गया। लेकिन अगर उसके फैमिली मेंबर विदेशों में वर्क कर रहे हैं और वहां से कैश ट्रांसफर को भेज रहे हैं, तो ये क्या है, उसकी एक ट्रांसफर इनकम हो गई, राइट। देखिए आंसर में क्या है, द इनकम अर्न बाय मिस सारिका, मिस सारिका जो इनकम अर्न कर रही है किस फॉर्म में, रेंट की फॉर्म में या इंटरेस्ट की फॉर्म में, कैन बी क्लासिफाइड एज फैक्टर इनकम। ये क्या है बेटा, फैक्टर इनकम है, क्योंकि ये इनकम अर्न की जा रही है बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंटिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, राइट। वेयर एज जबकि कैश ट्रांसफर्स रिसीव्ड बाय मिस सारिका, मिस सारिका को जो कैश ट्रांसफर रिसीव कर रहा है किससे, फैमिली मेंबर से अब्रॉड, कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रांसफर इनकम। ये उसकी क्या होगी बेटा, ट्रांसफर इनकम होगी, क्योंकि ये इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 13 का बी और में, अंडर द एक्सपेंडिचर मेथड द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी कैन बी एस्टिमेटेड by adding final expenditure incurred by all these sectors of an economy. In the light of the given statement, explain the expenditure incurred by any two sectors. Right? मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड होता है, राइट, बेटा जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें जीडीपी को एस्टिमेट करने के लिए जो फाइनल एक्सपेंडिचर जोड़े जाते हैं सभी सेक्टरों के द्वारा, तो उनमें से किसी टू सेक्टर के एक्सपेंडिचर के बारे में बताना है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर कितने होते हैं बच्चों, बाय ऑल सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। ऑल सेक्टर कौन कौन से हैं, हाउस होल्ड सेक्टर,
बेटा फर्म हो गई गवर्नमेंट सेक्टर, देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। हाउस होल्ड सेक्टर किन चीजों पे खर्च करता है? कंजप्शन पे। तो इनके खर्चों को कहते हैं हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और टेक्निकली इनका नेम क्या है बेटा? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के खर्चों को क्या कहते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टेक्निकली इसे कहते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बेटा फर्म्स किन चीजों पे खर्च करती हैं? इन्वेस्टमेंट पे, और इन्वेस्टमेंट पे खर्च को क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। मतलब कैपिटल मीन्स किसी भी तरह के एसेट्स, मे बी मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, बिल्डिंग्स। फॉर्मेशन का मतलब इन एसेट्स के स्टॉक का बढ़ना, मतलब मशीनें पहले से ज़्यादा हो चुकी हैं, इक्विपमेंट्स बढ़ चुके हैं, टूल्स बढ़ चुके हैं, राइट। और इनका स्टॉक कब बढ़ेगा? जब इन एसेट्स पे खर्च हो, और इन एसेट्स पे खर्च होने को ही क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड का मतलब एक्सटर्नल सेक्टर, इनके एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स, राइट। क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये क्या है बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। बाय ऑल सेक्टर्स, ऑल सेक्टर का मतलब हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो इनमें से किसी दो के बारे में बताना है। क्लासिफिकेशन बेटा मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो दो के बारे में, इसमें किस किस के बारे में बताए गए हैं? एक तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, राइट। एक बताया गया है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और एक बताया गया है नेट एक्सपोर्ट के बारे में, नेट एक्सपोर्ट, राइट। बेटा प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या हो गया? जो हाउस होल्ड सेक्टर होते हैं या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के कंजप्शन पे जो खर्च कर रहे हैं, राइट। मतलब इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड, बेटा हाउस होल्ड खर्च कर रही है, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खर्च, इंस्टीट्यूशंस वगैरह खर्च कर रही है, सर्विंग हाउस होल्ड्स ऑन फाइनल कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। और नेट एक्सपोर्ट क्या होते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट रेफर टू द एक्सेस of the value of export of goods and services over value of imports of goods and services during an accounting year, right। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 14 में क्या कहा गया है? मिस्टर स्पेक्टर, ए नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ एक्स वाई जेड कंट्री। बेटा मिस्टर स्पेक्टर है, वो एक्स वाई जेड कोई भी वट कोई भी कंट्री है, उनका नॉर्मल रेसिडेंट है, टुक ए $1 million लोन फ्रॉम एन ओवरसीज बैंक टू एक्सपेंड हिज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मतलब मिस्टर स्पेक्टर जो है एक्स वाई जेड कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट है, और $1 million लोन लेता है ओवरसीज बैंक से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, राइट। ड्यूरिंग द सेम ईयर, और सेम ईयर में द गवर्नमेंट ऑफ एक्स वाई जेड कंट्री की गवर्नमेंट क्या करती है? बोरोड $5 billion फ्रॉम एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से $5 billion लोन लेती है। तो कवर, क्या कवर करने के लिए? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बीओपी डेफिसिट, बीओपी में जो डेफिसिट है, बीओपी में जो घाटा है, उसको कवर करने के लिए लेती है, प्रिवेलिंग इन द कंट्री, राइट। ठीक है, तो इसमें दो बात कही गई है कि मिस्टर स्पेक्टर जो है $1 बिलियन लोन ले रहे हैं, मिलियन लोन ले रहे हैं, ठीक है, ओवरसीज बैंक से, किस लिए? अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। और एक्स वाई जेड कंट्री है, उसकी गवर्नमेंट क्या है? $5 बिलियन
लोन ले रही है, किस लिए ले रही है? बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को पूरा करने के लिए, राइट? तो मिसी का एक पर्सन है, ये कौन है? इकोनॉमिक्स स्टूडेंट है। रीड दी एबव इंफॉर्मेशन, इस एबव स्टेटमेंट को रीड करती है एंड आइडेंटिफाई, और इसे आइडेंटिफाई करना है बोथ ट्रांजेक्शन सेटेड, मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है ये किस में आते हैं? क्या दोनों ट्रांजेक्शन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन का पार्ट है? इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ XYZ कंट्री, डू यू एग्री विद Mishika's identification of the underlying concept? Give valid argument in support of your answer, right? तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन के बारे में और एकमोडेटिंग ट्रांजेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन क्या होता है और एकमोडेटिंग ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन क्या होते हैं और ये क्या होता है? accommodating transactions. Autonomous transactions are those transactions which are of some economic or profit motive. These are the transactions which are of some economic या प्रॉफिट मोटिव, मतलब इसमें वो सारे ट्रांजेक्शन्स आते हैं जो प्रॉफिट मोटिव की चीजों को लेके किए जाते हैं, राइट? और प्रॉफिट मोटिव की चीजों के कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस या डेफिसिट हो सकता है, और इनको मेंटेन करने के लिए, इनको बैलेंस करने के लिए जिन ट्रांजेक्शन का यूज होता है उसे क्या बोलते हैं? एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन और बीओपी। These are the transactions which are used to maintain the balance in BOP account, राइट? ठीक है। अब मिस्टर स्पेक्टर जो है वो $1 मिलियन लोन ले रहे हैं ओवरसीज बैंक से, किस लिए? अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो बिजनेस को एक्सपेंड करने का मतलब क्या है? प्रॉफिट मोटिव है। तो बेटा ये जो है ये किस पर्पज से हो रहा है? प्रॉफिट मोटिव से। भाई बिजनेस को बढ़ाना है, प्रॉफिट ही तो है। तो प्रॉफिट मोटिव वाली जो चीजें होती है वो किस में आती है? ऑटोनॉमस में, राइट? बट XYZ कंट्री की गवर्नमेंट अगर लोन ले रही है किस लिए? बीओपी के डेफिसिट को कवर करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कितने का लोन ले रही है? $5 बिलियन का। तो बेटा ये क्या है? एकोमोडेटिंग आइटम ऑफ बीओपी। एकोमोडेटिंग आइटम ऑफ बीओपी, राइट? तो मिसी का जो है ये इन चीजों में ठीक है क्या? नहीं, गलत है, क्योंकि दोनों चीज ऑटोनोमस तो है नहीं, ठीक है? तो देखिए आंसर में क्या है? द लोन टेकन मिस्टर स्पेक्टर, मतलब लोन जो मिस्टर स्पेक्टर ले रहा है कैन बी क्लासिफाइड एज ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस। क्या इसे ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन में क्लासिफाई किया जाता है? सच इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ये जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस है आर इंडिपेंडेंट, बेटा ये फ्रीली है स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब इंडिपेंडेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट से इंडिपेंडेंट होने का मतलब प्रॉफिट मोटिव, एंड जनरली टेक प्लेस विद एन इकोनॉमिक मोटिव या प्रॉफिट मोटिव, राइट? तो ये ऑटोनोमस हो गया। जबकि लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट लोन ले रही है इन द केस कैन बी क्लासिफाइड एज एन एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। अगर गवर्नमेंट लोन ले रही है तो किस पर्पज से ले रही है? एकोमोडेटिंग, क्योंकि सच ट्रांजेक्शंस आर दोस इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, ये वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस होते हैं विच आर अंडरटेकन, जो लिए जाते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के से टू कवर दिस सरप्लस और डेफिसिट, बीओपी का चाहे सरप्लस हो चाहे डेफिसिट हो उसको कवर करने के लिए। तो ये इकोनॉमिक मोटिव से इंडिपेंडेंट है, मतलब प्रॉफिट मोटिव नहीं है, राइट? तो इसे क्या बोलेंगे हम? एकोमोडेटिंग आइटम ऑफ बीओपी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रेफर टू द गिवन इमेज, बेटा इस गिवन इमेज को बताया गया है केयरफुल्ली।
एक्सप्लेन एनी टू इंडिकेट मेजर्स, मतलब इनमें जो भी इंडिकेटेड मेजर्स हैं, जैसे एक तो गिवन है बैंक रेट के बारे में बेटा, एक है ओपन मार्केट ऑपरेशंस और एक है रेपो रेट, तीन दिए हुए हैं। और यहाँ पे कौन है? सेंट्रल बैंक। और ये क्या बताया गया है? इन्फ्लेशन, राइट। तो सेंट्रल बैंक जो है अपने मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट में बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और रेपो रेट, इनको इंडिकेट किया गया है। और इन तीन इंडिकेट में से केवल किसके बारे में बताना है? दो इंडिकेट के बारे में बताना है। टेकन बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल दी हाईलाइटेड मैक्रो इकोनॉमिक इशूज। जो मैक्रो हाईलाइटेड मैक्रो इकोनॉमिक इशूज क्या है? वो क्या है? इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक जो है इन मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट का यूज करेगी, और इनमें से केवल दो के बारे में एक्सप्लेन करना है, राइट। तो आंसर में क्या है? एक तो रेपो रेट के बारे में बताया गया है और एक क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। देखिए रेपो रेट क्या है? एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे कि किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक जो है कॉमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कर रही है, राइट। तो इन्फ्लेशन का मतलब एक्सेस डिमांड के ड्यूरेशन में सेंट्रल बैंक क्या कर सकती है? रेपो रेट को राइज कर सकती है। अगर रेपो रेट बढ़ाती है तो इसको फॉलो करते हुए कॉमर्शियल बैंक भी क्या करेगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ता है तो पब्लिक की बैंक से लोन लेने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड फॉल हो जाएगी, विच आर एसेंशियल टू कॉम्बैट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। तो देखो ऐसे कुछ बताया गया इसमें, ए राइज इन रेपो रेट, अगर रेपो रेट राइज होते हैं विल फोर्स द कॉमर्शियल बैंक, तो इससे कॉमर्शियल बैंक किस लिए फोर्स होंगे? कॉमर्शियल बैंक भी क्या इंक्रीज करेंगे? लैंडिंग रेट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट को, जो वो लैंड कर रहे हैं उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे। मेकिंग क्रेडिट डियरर, इससे क्रेडिट क्या हो जाएगा बेटा? डियरर हो जाएगा फॉर द जनरल पब्लिक, मतलब पब्लिक के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया, तो पब्लिक बोरोइंग के लिए क्या हो जाएंगे? डिस्करेज हो जाएंगे। तो क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन और एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी बेटा? फॉल हो जाएगी। दस करेक्टिंग द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, राइट, जो कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को की प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्या है बेटा? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है कि सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में पब्लिक में सेल भी कर सकती है और पब्लिक से परचेज भी कर सकती है, राइट। और इन्फ्लेशन के टाइम पे सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को पब्लिक में बेचेगी, राइट। इससे क्या हो जाएगा? कॉमर्शियल बैंकों के पास कैश रिजर्व कम हो जाएगा, तो कॉमर्शियल बैंकों की लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट एंड फॉल इन एडी, राइट। द सेंट्रल बैंक कैन सेल, सेंट्रल बैंक बेचेगी बेटा, क्या बेचेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, thereby reducing the availability of the funds with the commercial बैंक। इससे कॉमर्शियल बैंकों के पास फंड की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी जो लैंड करती है वो, कॉन्सिक्वेंटली एग्रीगेट डिमांड बेटा फॉल हो जाएगा, thus correcting the problem of inflation in the economy, right। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा बेटा? नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल बेस 16 का ए का फर्स्ट पार्ट क्या है? सपोज इन एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी की वैल्यू गिवन है बेटा 0.8, एमपीसी की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.8। दस द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस, गवर्नमेंट क्या इंट्रोड्यूस कर रही है? एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ऑफ ₹1000 करोड़। गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कर रही है कितने का? ₹1000 करोड़ का, राइट। विच लीड टू एन ए मैनीफोल्ड इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इससे नेशनल इनकम मैनीफोल्ड कई गुना बढ़ जाएगी एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी मल्टीपल बढ़ जाएगा, राइट। तो इसमें एस्टिमेट क्या करना है? ए में वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो देखो के क्या होता है बेटा? 1/1 माइनस एमपीसी, राइट। तो 1/1 माइनस एमपीसी कितना हो जाएगा? 0.8। तो 1 में से 0.8 को माइनस करेंगे 0.2 बचेगा, 25। तो के की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 5। ये एक आंसर हो गया बेटा। बी में क्या कहा गया है?
मिसिंग वैल्यूज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट, और ये जो सेकंड है, ये निकालना है। मतलब फर्स्ट कितना आना है और सेकंड कितना आना है बेटा, ये फाइंड आउट करना है, राइट। देखिए इस टेबल में क्या बताया गया है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर के बारे में बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है किसी भी प्रोजेक्ट पे 1000 रुपीज़ का, तो इनकम कितनी जनरेट हो गई 1000। यहाँ पे एमपीसी की वैल्यू कितनी है 0.8। एमपीसी की वैल्यू कितनी है बेटा 0.8। तो 1000 का 80% मीन्स 800 रुपीज़ कंज्यूम हो रहा है। और वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर में हम क्या पढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर बाय द वन पर्सन इज द इनकम ऑफ द अनदर पर्सन, तो दूसरे की इनकम 800 हो गई, इसका 80% फिर कंज्यूम हो रहा है दूसरे की इनकम। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। फाइनली डेल्टा वाई को प्लस करके क्या वैल्यू आनी है वो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। कैसे वो देखिए बेटा, के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, बिकॉज के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी, राइट। तो के प्लेस पे हम क्या ले सकते हैं 1/1 माइनस एम पी सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। 1/1 माइनस एम पी सी कितना है हमारा 0.8। डेल्टा वाई हमें कैलकुलेट करना है और डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है हमारी 1000। तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, ये 1000 ऊपर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में 1000, और 1 में से 0.8 को माइनस करेंगे 0.2 हो गया बेटा, पॉइंट हटाएंगे तो 10, टू 5 ज़ा 10, बेटा ये कितना आ जाएगा 5000, ठीक है, ₹5000 करोड़। तो बेटा फर्स्ट में हमारा कितना आ रहा है ₹5000, ठीक है। अब डेल्टा सी क्या आएगा, बिकॉज एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, राइट। और एमपीसी की वैल्यू है 0.8। डेल्टा सी कैलकुलेट करना है हमें, डेल्टा वाई कितना है हमारा 5000, तो डेल्टा सी हो जाएगा 5000 इंटू 0.8, कितना हो गया ये 4000, बेटा कितना निकल के आ रहा है 4000। और डेल्टा ऐसा अगर निकालना तो ये सिंपल है बेटा, डेल्टा वाई में से डेल्टा सी को माइनस कर दो। और उससे भी आसान तरीका क्या है कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा आई के इक्वल होती है, और डेल्टा आई कितना है 1000, तो डेल्टा आई 1000, तो डेल्टा एस भी 1000, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 16th का सेकंड, sum of the average propensity to consume and average propensity to save is always equal to 1, right। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है सी अपॉन वाई, राइट। और बेटा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है एस अपॉन वाई, राइट। और ये प्रूव करना है कि सम ऑफ द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज ऑलवेज इक्वल टू 1, राइट। कैसे, तो बेटा इसमें इसका एक डेरिवेशन देखिए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे एडी की वैल्यू किसके इक्वल होती है एएस के, राइट। एडी क्या होता है हमारा, एडी इज इक्वल टू एएस, बेटा एडी होता है सी प्लस आई, राइट। और एएस क्या होता है सी प्लस एस। इसे इस तरीके से ना करके दूसरे तरीके से देखिए, इसका डेरिवेशन दूसरे तरीके से देखिए, बिकॉज जो भी हमारी इनकम होती है बेटा, इनकम का या तो कंज्यूम होता है या फिर क्या होती है सेविंग होती है। इनकम का या तो कंज्यूम होता है या फिर क्या होती है सेविंग, राइट। इक्वेट करना है तो एक काम करते हैं, डिवाइडेड बाय वाई ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड बाय वाई ऑन बोथ साइड, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस अपॉन वाई।
तो इसे हम लिख सकते हैं y अपॉन वाई, ये तो ठीक है, c अपॉन वाई प्लस में s अपॉन वाई। बेटा ये कैंसिल, तो ये 1 हो गया, बिकॉज c अपॉन वाई क्या होता है हमारा APC एंड s अपॉन वाई क्या होता है APS, राइट। तो 1 इज इक्वल टू APC, इसके प्लेस पे c अपॉन वाई के प्लेस पे क्या लिखेंगे APC, और s अपॉन वाई के प्लेस पे क्या लिखेंगे बेटा APS, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, सम ऑफ द APC एंड APS ऑलवेज इक्वल टू 1, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16th का बी, सपोज इन ए हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, कोई भी एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है, पीपल सेव 20% ऑफ देयर एडिशनल इनकम, लोग अपनी एडिशनल इनकम का 20% सेव कर रहे हैं। मतलब एडिशनल इनकम का 20% सेव कर रहे हैं, राइट। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है हमारा एमपीएस। तो बेटा एमपीएस क्या निकल के आएगा, 20% का मतलब 0.20, राइट। एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट इक्वल ₹100, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट कितना बेटा ₹100, एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम स्टैंड एट ₹700, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज स्टैंड ₹700, राइट। कैलकुलेट दिस सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, बेटा दिस सेविंग का मतलब माइनस सी बार, हमें ये फाइंड आउट करना है, राइट। तो कैसे होगा, देखो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे एडी की वैल्यू एएस के इक्वल होती है, ठीक है, और एडी क्या होता है हमारा सी प्लस आई, एएस क्या होता है सी प्लस एस, तो सी से सी कैंसिल, तो बचा क्या, मतलब ऑल्टरनेटिवली इन्वेस्टमेंट और सेविंग के थ्रू भी हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो इन्वेस्टमेंट कितना है 100, और सेविंग का मतलब क्या होता है डिस सेविंग प्लस एमपीएस वाई, राइट। क्योंकि एमपीएस क्या होता है 1 माइनस एमपीसी होता है, तो 100 इज इक्वल टू डिस सेविंग का मतलब माइनस सी बार, हमें बेटा यही फाइंड आउट करना है, प्लस एमपीएस की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू वाई, वाई कितना है 700, राइट। तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू माइनस सी बार 140, तो माइनस सी बार क्या हो जाएगा 100 माइनस 140, तो माइनस सी बार डिस सेविंग कितना निकल के आ रहा है -40, यही हमारा आंसर है, राइट। मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे डिस सेविंग जो है -40 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट क्या है, डिफाइन इफेक्टिव डिमांड, बेटा इफेक्टिव डिमांड को बताना है, एक्सप्लेन द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टू अटेन द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, ठीक है। मतलब इफेक्टिव डिमांड में क्या, इफेक्टिव डिमांड के लेवल में क्या एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यूज होता है इफ एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एक्स एंटी एग्रीगेट सप्लाई, अगर एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा हो एक्स एंटी एग्रीगेट सप्लाई से, राइट। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहाँ पे डिटरमाइन होता है, जहाँ पे एडी की वैल्यू एएस के इक्वल है, बेटा यहाँ पे क्या है इनकम एंड आउटपुट, ये क्या है ए एस एग्रीगेट सप्लाई, ए एस इज इक्वल टू वाई, कौन सा एंगल पर है 45 डिग्री, बेटा ये क्या है ए डी एग्रीगेट डिमांड, इक्विलिब्रियम पॉइंट और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, राइट। देखिए डिमांड, वैसे डिमांड तो ये भी है,
डिमांड बेटा ये भी है, डिमांड ये भी है, डिमांड ये भी है, डिमांड ये भी है, डिमांड ये पूरी लाइन डिमांड ही है, लेकिन इफेक्टिव डिमांड ये है जहाँ पे एडी की वैल्यू एएस के इक्वल है, राइट। मतलब इफेक्टिव डिमांड रेफर टू दैट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, मतलब ये एग्रीगेट डिमांड का वो लेवल होता है विच कैन मेट बाय कॉरस्पॉन्डिंग एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी, जो किसी भी इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई को मेट करता है, राइट। और इसमें क्या कहा है कि एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एक्स एंटी एग्रीगेट सप्लाई। बेटा ये सिचुएशन कहाँ होती है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम से पहले, एडी इज ग्रेटर देन एएस, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन क्या बेटा, एग्रीगेट सप्लाई, राइट। मतलब सप्लाई है कम और डिमांड है ज़्यादा, राइट। तो इसमें पढ़ते क्या है कि प्रोड्यूसर जो है इस सेल ऑफ देयर एग्जिस्टिंग स्टॉक्स, स्टॉक्स को बेचेगा, स्टॉक्स खत्म होता जा रहा है, तो रिबिल्ड द न्यू स्टॉक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर ही वुड प्लान टू मोर प्रोडक्शन, सो द लेवल ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इनकम हर चीज़ क्या होगी, राइज होगी। और कब तक राइज होगी, जब तक कि इक्विलिब्रियम पे ना पहुंच जाए, राइट। देखिए इसमें ये बताया गया है, इफ एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एक्स एंटी एग्रीगेट सप्लाई, अगर एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है बेटा एक्स एंटी एग्रीगेट सप्लाई से, इट मीन्स दैट हाउस होल्ड्स हो या फर्म हो प्लानिंग टू कंज्यूमिंग मोर, कंज्यूम कर रहे हैं ज्यादा देन व्हाट द फर्म्स इंटेंड टू प्रोड्यूस, जितना फर्म प्रोडक्शन कर रही है, जितना फर्म प्रोडक्शन कर रही है उससे ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, राइट। दस इन्वेंट्रीज विल फॉल, इससे क्या हो जाएगा बेटा, इन्वेंट्रीज फॉल हो जाएगी, स्टॉक खत्म होता जा रहा है डिजायर्ड लेवल से। टू रिस्टोर द डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज, डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज को रिस्टोर करने के लिए प्रोड्यूसर में इंक्रीज आउटपुट, तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, अपने आउटपुट के लेवल को बढ़ाएंगे और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और ये कब तक राइज होगा, दिस मैकेनिज्म विल कंटिन्यू, ये जो मैकेनिज्म है कब तक चलता रहेगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम इज इंस्टेटेड एंड इफेक्टिव डिमांड कैन बी रिस्टोर्ड, राइट, जब तक इफेक्टिव डिमांड रिस्टोर ना हो जाए, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन है ये। केस स्टडी में क्या है, किसके बारे में बताया गया है ये, रेफर टू द गिवन टेक्स्ट केयरफुली, रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में चर्चा हो रही है ऑफ इंडिया, कंसिस्टिंग ऑफ टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब ये कौन से चैप्टर का है, गवर्नमेंट बजट का है, इसमें टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात हो रही है। इंक्रीज ईयर ऑन ईयर, मतलब रेवेन्यू गवर्नमेंट की बढ़ती जा रही है सालों साल, बाय 14.5% इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24, 2023-24 में के फाइनेंशियल ईयर में कितना हो चुका है टैक्स रेवेन्यू, 14.5%, विद रिवर्स्ड ग्रोथ इन बोथ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, इससे क्या है कि गवर्नमेंट का टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों बढ़ा है, राइट। मतलब केस बेस में ये चीजें, इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन में क्या बताया गया है, डिफरेंशिएट करना है बिटवीन टू टाइप्स ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट्स एज इंडिकेटेड इन द एबव टेक्स्ट, मतलब एबव टेक्स्ट में जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है उसके टू टाइप्स बताने हैं। तो पता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स के टू टाइप्स होते हैं बेटा, एक तो टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में क्या आता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। और नॉन टैक्स में क्या आता है, फीस, फाइन, पेनल्टी, चालान, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब चीज़ आती है। तो इनके बारे में ही होगा। टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू क्या है, रिसिप्ट्स रेफर टू द रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू टैक्सेस, मतलब गवर्नमेंट की वो रिसिप्ट जो टैक्स से आती है। दीज आर दी कंपलसरी ट्रांसफर, बेटे कंपलसरी ट्रांसफर होता है पेमेंट इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है किस पे, इंडिविजुअल पे, कॉर्पोरेट सेक्टर पे या अदर एंटिटीज पे, राइट। जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आते हैं, कौन सी रिसिप्ट है गवर्नमेंट की, दोज रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम सोर्सेस अदर देन टैक्स, मतलब टैक्स के अलावा अदर सोर्सेज से जो गवर्नमेंट को मिले। सोर्स में क्या क्या हो सकता है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, फीस, फाइन, पेनल्टी, चालान, एससीट, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये सारे क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू का ही पार्ट है। तो फर्स्ट का आंसर यही है। और सेकंड में क्या है, एलिब्रेट करना है रीजंस बिहाइंड द रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट ऑफ इंडिया फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24,
मतलब 2023 और 24 के फाइनेंशियल ईयर में अगर गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट घटा है तो उसका रीजन क्या हो सकता है? देखो, गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट के घटने के रीजन दो होंगे। या तो गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू बड़ी होगी, या तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम हुए होंगे, राइट? तो क्या बताया गया है? द फिस्कल डेफिसिट डिक्लाइंड, फिस्कल डेफिसिट घटा है। क्यों? ड्यू टू द रिबस्ट ग्रोथ इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, गवर्नमेंट के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही बढ़े हैं। ड्रिवन बाय द resilient economic activities and improve tax compliance, right? Furthermore, इसके अलावा higher than anticipated non tax revenue, और गवर्नमेंट की जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो भी बढ़ी है, particularly dividends from the RBI boosted। इससे क्या बढ़ा है बेटा? गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट्स बढ़ी है, और गवर्नमेंट ने अपने खर्चे भी क्या किए हैं? कंट्रोल किए हैं। कंट्रोल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑल्सो contributed to the reduction in the fiscal deficit, right? तो बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स में इतना ही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।